नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा। बनवारी लाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। तो ये बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आ रही है। निजी कारणों का हवाला देते हुए बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। तो पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पंजाब से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो है निजी कारणों का हवाला दिया है। तो ये बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आ रही है। बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल के पद से और निजी कारणों का कारण जो है इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है। पंजाब से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के पीछे की वजह उन्होंने निजी कारण बताया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के पद से बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल के पद से, पंजाब के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आ रही है। इसके पीछे की वजह उन्होंने निजी कारण बताया है और बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, बनवारी लाल पुरोहित ने अब इस्तीफा दे दिया है, क्या जानकारी है? ये आपको बता दें कि आज सुबह जो है बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल है उन्होंने अपने ओहदे से जो है इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने हैंडओवर कर दिया है। आपको बता दें कि उनको सौंपने के बाद जो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें ये क्लियर हुआ है कि उन्होंने निजी कारण बता दिए कि निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें अब आशंका ये भी है, जैसे कि पिछले दिनों में अगर पंजाब सरकार की बात करें तो उनके साथ भी राज्यपाल का जो खींचातानी चल रही थी उसको लेकर भी इस चीज को आंका जा सकता है, लेकिन अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज सुबह जो है बहुत बड़ी ये खबर है जिसको लेकर अभी ये शंका जताई जा रही है कि पंजाब सरकार की वजह से हो सकती है अगर राजनीतिक रूप में अगर देखें तो। लेकिन अभी उन्होंने अपने निजी कारण बताए, इसकी उन्होंने अभी कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कुछ क्लियर निकल के आए। जी, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मान सरकार से जो इनकी तनातनी रहती थी और यही वजह है। तो क्या इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान इसको लेकर सामने आए हैं? आपको बता दें कि उन्होंने निजी कारण बताया, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या वजह रही है, कि खींचातानी की वजह रही है, तनातनी की वजह रही है या उनके कोई पर्सनल रीजन रही है। तो ये तो अभी आने वाले समय बताएगा। लेकिन अभी इस चीज को लेकर ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ना ही बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है उनकी तरफ से ऐसा कुछ क्लियर किया गया है। लेकिन ये तो आने वाली तस्वीरें बताएंगी, तब तक हमें इंतजार करना होगा। राकेश, पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के लिए अब अगला नाम कौन सा सामने आ सकता है? जी, आपको बता दें कि जैसे आज सुबह जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने हैंडओवर किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या जो राष्ट्रपति है वो उस चीज को एक्सेप्ट करती है। अगर एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद ये भी सोचना होगा कि अगला चेहरा कौन सा होगा, कौन सी पार्टी का होगा। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अभी इन चीजों के लिए इंतजार करना होगा जब तक इन चीजों की दूसरी में कुछ नहीं होती हो। जी, और आधिकारिक तौर पर क्या जो पुरोहित है उनके तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? उनकी तरफ से पंजाब पार्टी की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। करीब 2 घंटे से है जो अभी सोशल मीडिया पे भी बातें चल रही है और अभी राजनीति के कोई आंसर किसी तरफ से नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से इस चीज को अभी कोई भी क्लियर नहीं किया गया और ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई अभी इस चीज की
ओपिनियन आया है। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के आवास के बाहर हलचल तेज। केजरीवाल के घर से निकली दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन में मांगा जवाब। क्राइम ब्रांच ने आरोपों पर सबूत मांगे। कल आतिशी के आवास पर जाएगी दिल्ली पुलिस। कल नोटिस देने जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। एमएलए खरीद फरोख्त के मामले का जो है ये आरोप उन पर भी बताया जा रहा है और दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमएलए खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है और आतिशी को भी अब जो है नोटिस देने जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। वहीं केजरीवाल की बात कर ले तो केजरीवाल से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। तो अब जो है क्राइम ब्रांच की टीम और दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर से निकल चुकी है और 3 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल के आवास के बाहर हलचल तेज है और दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर से निकल चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, केजरीवाल के घर से अब दिल्ली पुलिस जो है निकल चुकी है, क्या कुछ अपडेट आया सामने? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से विधायक खरीद फरोख्त के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी, उसी को लेकर आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, जहां पूरी तरह से लगभग 5 घंटे से ज़्यादा समय तक क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद रही। वहां के मौजूद अधिकारियों से और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच गहमा गहमी का माहौल रहा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम का साफ तौर पर यही कहना था कि ये नोटिस अरविंद केजरीवाल के नाम है, हम ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को ही सौंपेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है कि आवास में मौजूद थे लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम से नहीं मिले। उसी के बाद अब लगभग 5 घंटे से ज्यादा समय तक क्राइम ब्रांच वहां रही और अब क्राइम ब्रांच की टीम वापस रवाना हो गई है। एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आतिशी ने भी इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए थे, तो जिसके बाद अब आतिशी के आवास पर आतिशी को भी ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सौंपेगी। जी, हम केजरीवाल की बात कर रहे थे, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हैं, लेकिन 2 दिनों से जो है क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की टीम उनके आवास पर जा रही, बावजूद इसके वो मिलते नहीं है। जो ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर बात की जाए ईडी की, ईडी अब तक अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेज चुकी है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। और उसी तरह से क्राइम ब्रांच ने शिकायत के बाद संज्ञान लिया। दूसरी बार क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आवास पर मौजूद थे, तो इस बीच क्राइम ब्रांच के अधिकारी और सीएमओ ऑफिस के अधिकारियों के बीच नोक-झोंक भी हुई, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। अब आगे ये देखना है कि क्राइम ब्रांच एक बार फिर इन्हें नोटिस सौंपेगी। 3 दिन का क्राइम ब्रांच ने समय दिया है। जी सादिक, अभी पहले अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया, इसके बाद आतिशी, अब अगला नंबर किसका हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस इस मामले को बड़ी गंभीरता पूर्वक आम आदमी पार्टी ने उठाया था, खुद आतिशी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर 25-25 करोड़ रुपए का लालच देकर विधायकों को खरीदने की बात कही थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करा था। अभी तक इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 ही नेताओं के नाम दिए गए थे कमिश्नर को। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची और आतिशी को भी नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। जी जो ही सादिक, फिलहाल सीएम आवास के बाहर जो हलचल है, जो भी हालात है, वो किस तरह के देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो उसके बाद सीएम आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दूर से लोग पहुंच रहे थे, उनकी पार्टी से जुड़े कुछ नेता कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। पूरी तरह से अब भी हलचल का माहौल है, लेकिन लगभग 5 घंटे के अंतराल के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम वापस रवाना हो चुकी है। तो क्या अब दिल्ली पुलिस ने 3 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा है? क्या लगता है, क्या जवाब केजरीवाल की ओर से मिलेगा उन्हें?
जी बिल्कुल, अभी तो ईडी को भी अरविंद केजरीवाल सही से जवाब नहीं दे पाए हैं। अब क्राइम ब्रांच ने भी 3 दिन का समय मांगा है। ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा, 3 दिन पूरे होने के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी और क्राइम ब्रांच का कोई जवाब दे पाएंगे या नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। मलिहाबाद ट्रिपल हत्या का मामले में जो है अब नया अपडेट सामने आया है। तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद मलिहाबाद के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि पुलिस सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हाउस से शव निकाले गए हैं, जिसके साथ पूरा पुलिस काफिला नजर आया। मामले में एक गिरफ्तार है, वही मामले में एक जो है गिरफ्तार है और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो मलिहाबाद ट्रिपल हत्या का मामला है, जिसमें तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद मलिहाबाद के लिए रवाना कर दिया गया है और इस दौरान जो है पूरा पुलिस काफिला साथ साथ नजर आया। पुलिस सुरक्षा के बीच शवों को निकाला गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो है शवों को मलिहाबाद के लिए रवाना किया गया है। और मामले में जो है एक गिरफ्तार है, वहीं 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो मलिहाबाद ट्रिपल हत्या का मामला है, जिसमें पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है। एक लोग हिरासत में लिया गया है, साथ ही 2 जो है उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस सुरक्षा के बीच शव को निकाला गया है और तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर भेज दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अब कार्रवाई भी पुलिस की बढ़ रही है। और बता दें कि इस मामले में लल्लन खां समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और एक आरोपी फुरकान जो ड्राइवर था, थार गाड़ी का चालक था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने थार गाड़ी को कस्टडी में ले लिया और साथ ही साथ राइफल भी, जिस राइफल से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उसे भी कस्टडी में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मृतक के परिजनों में लगातार आक्रोश है पुलिस के प्रति और सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस का दावा है कि सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। शवों को सुपुर्द कर दिया गया है परिजनों को और अब शव के अंतिम संस्कार यानी कि दफनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगर बात करें पुलिस के एक्शन की तो अभी तक मुख्य आरोपी लल्लन खां के बारे में बता दें कि लल्लन खां के ऊपर जो है 18 मुकदमे करीब दर्ज हैं और वह थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और ऐसे में राइफल भी लल्लन खां के नाम से थी और दोनों बाप बेटे ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गंभीरता से लिया है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता है और इस घटना के बाद जो है विपक्षी दलों ने जो है अब तंज भी कसना शुरू कर दिया है कि यूपी में गुंडा राज हो गया है। हालांकि जिस तरह से ट्रिपल मर्डर हुआ है, इसी तरह देवरिया में भी जो है वारदात हुई थी और देवरिया कांड के बाद अब राजधानी लखनऊ में जमीन को लेकर यह बड़ी वारदात सामने आई है। इससे कहीं न कहीं सरकार की भी किरकिरी शुरू हो गई है। और बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार के चार्ज लेने के 24 घंटे के भीतर ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना कहीं न कहीं जो है पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सीपी एसबी शिरोडकर और डीएम सूरपाल गंगवार जो है अपने मातहतों को बचाने में जुटे हुए हैं, इससे कहीं न कहीं परिजनों में भी काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से लल्लन खां हिस्ट्री शीटर है, उस पर कई मुकदमे दर्ज है और यहाँ पर वो उसका लाइसेंस तक नहीं निरस्त किया गया और इससे पहले का भी उसका आपराधिक इतिहास पर गौर करे तो लल्लन खां पर जानलेवा हमला समेत
जो मामले दर्ज है उसको पुलिस ने नजरअंदाज किया। जी आसिफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कोई जानकारी इसको लेकर सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि पोस्टमार्टम जो है 100 का कर दिया गया है और 100 को 100 भी दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट अभी जो है जारी नहीं की गई है कि उसको कितनी गोलियां मारी गई हैं और किस तरह उस घाव हुए हैं। इसको लेकर जो है जो अधिकारी हैं वो पूरी रिपोर्ट अपने पास जो है मंगवा रहे हैं और जल्दी जो है पुलिस या खुलासा करेगी कि कितनी गोलियां किस को मारी गई, क्योंकि यहाँ पर जो 3 मौतें हुई हैं उसमें जो है अभी तक यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है जो आरोपी है उसने फायरिंग महिला पर किया था, लेकिन उसके इस दौरान बीच बचाव करते हुए 2 अन्य लोग बाप बेटे को भी जो है राइफल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया है। और वही बता दूं जो ही कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भले ही 5 टीमें गठित की है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है लल्लन का वह अंडरग्राउंड हो गया है, जिसे खोजने के लिए पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। और इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और फुरकान को ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो यह कहा जा सकता है कि अभी जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तब तक जो परिजन है उनमें आक्रोश रहेगा और साथ ही साथ दिल दहला देने वाली इस घटना से जो है इलाके के लोग भी काफी हतप्रभ है और सहमे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को इंतजार है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों में उत्साह आत्मविश्वास नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए सरकार का भी वही जज्बा है जो मैदान में खिलाड़ी का होता है। नहीं देता हूं साथियों, सांसद खेल महाकुंभ उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। हमारे खिलाड़ी हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों की इस भावना को आज भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ से बहुत मदद मिलती है। जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है? हमारे युवा को। नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है। खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं, जो परिवारजन वहां मौजूद है, उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। पंचायत मगहर की अध्यक्ष श्रीमती अनवरी बेगम जी,
आज के इस कबीर महोत्सव 2024 के आयोजन के समारोह अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद संत कबीर नगर के गांव-गांव से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहां के कबीर मठ के अपने महंत जी और उनके जितने भी यहां के शिष्यगण हैं, उन सबको कबीर महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहां की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया है। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहां बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं वैसे ही यहां पर भी होती हैं। पानी यहां का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहां की पहचान है, इस जनपद की पहचान है और जनपद का नामकरण भी इसीलिए संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में इस जनपद को हम सब जानते हैं। इस अवसर पर पूरे संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं, तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहां पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है, इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती हैं। बहनों और भाइयों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने, जब तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी होती तो 17 के पहले जैसा पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने था, यही संकट होता, तब न निवेश होता, न विकास होता और हम सब अपनी पहचान के लिए मोहताज होते। लेकिन जनता जनार्दन ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई और आज परिणाम है कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी मिला। विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं और विकास की योजनाओं के साथ साथ जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। आज इस कबीर महोत्सव के अवसर पर मगहर में 600 बालिकाएं दाम्पत्य जीवन के साथ यहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम के साथ जोड़ रही हैं। उनका विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से
आज यहां संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इन सभी परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन परिवारों की बालिकाओं का, बालकों का ये शादी विवाह हो रहा है। मैं तो देख रहा था, मैंने वहां एक जोड़े को वहां पर मैं देख रहा था, वहां पर मैंने पूछा तो पता लगा लड़का तो गोरखपुर का ही रहने वाला है। तो मैंने कहा देखो तुमने अपना कार्ड नहीं दिया, लेकिन देखिए सरकार की योजना मुझे यहां लेके आ गई, मैं बिना बुलाए मेहमान आपकी शादी में शामिल हो गया। आप सोचिए 600 बालिकाओं की शादी, दहेज मुक्त विवाह, दहेज मां बाप नहीं देंगे, खाने पीने की व्यवस्था मां बाप को नहीं करनी है, ये कनात तंबू ये जितना भी तामझाम है सब मां बाप को नहीं करना है, ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 51,000 रुपए हर जोड़े की शादी के लिए, जिसमें से 35,000 रुपए बालक बालिका के खाते में जमा कर दिया जाता है। 10,000 रुपए का सामान बालिका और बालक के लिए खरीदे जाते हैं और 6,000 रुपए खाने पीने आदि व्यवस्था में यहां पर खर्च हो रहे हैं। 51,000 रुपए हर जोड़े को शादी ब्याह के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। यह एक बड़ा कार्यक्रम और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की कड़ी में उत्तर प्रदेश की ये योजनाएं। संत कबीर नगर से आप सीएम योगी को लाइव सुन रहे थे और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।